बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान कैंपस। माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल। आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न एंड कॉस्ट। ये लेक्चर नंबर 14 है। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न क्या होता है? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न जनरली ये है कि जब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज़ होती जाए, यानी अगर आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज़ होती जा रही है तो वो किस लॉ पे अप्लाई हो रही होती है? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। यानी अगर हम फिक्स फैक्टर पे वेरिएबल फैक्टर को अप्लाई करते हैं और अगर आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रही है, यानी जितनी आप इनपुट लगा रहे हैं और आपको वो आउटपुट उससे ज़्यादा प्रोपोर्शन से मिल रही है, तो वो किस लॉ पे अप्लाई हो रहा होता है? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न पे। इसी तरह अगर हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न या लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न की बात करें तो उसमें हम ये कहते हैं कि जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट है वो हर अगले पॉइंट पे डिक्रीज़ होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी अगर आप वेरिएबल फैक्टर को अप्लाई करते हैं फिक्स फैक्टर पे और आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज़ करती जाए, या जिस प्रपोर्शन से आप इनपुट लगा रहे हैं और आपको जो आउटपुट मिल रही है वो कम प्रपोर्शन से मिल रही है, तो हम कहेंगे यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई हो रहा है। अब जो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न होता है, इनका जो मिड पॉइंट बन जाएगा, जो दरमियान में आ जाएगा इन दोनों के, वो लॉ होगा हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न कब होगा? कि जब हम फिक्स फैक्टर पे वेरिएबल फैक्टर को अप्लाई करें और आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट सेम रहे, यानी एक ही प्रपोर्शन से, जिस प्रपोर्शन से आप इनपुट लगा रहे हैं और आपको आउटपुट भी उसी प्रपोर्शन से मिल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो इनपुट है आपने 20% इंक्रीज़ की है और आपकी आउटपुट भी जो है वो 20% इंक्रीज़ हो जाती है, तो वो किस लॉ पे अप्लाई हो रहा होता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न क्या है? द लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न इज़ आल्सो एम्पिरिकल वैलिड एंड ऑपरेट्स in the transitional stage between the law of diminishing return as well as the law of increasing return. According to the law, when in order to increase output, units of labor and capital are increased, output and cost also increase in same proportion. यानी एक ही proportion से अगर आपकी प्रोडक्शन में इजाफा होता है, आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट एक ही proportion से इंक्रीज़ होती है, उसमें यानी चेंज जो है एक ही प्रपोर्शन से आता है, तो आपकी जो उस लॉ कौन सा उस पर लॉ हम अप्लाई करेंगे? लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न को अप्लाई करेंगे। यानी इसमें जो मार्जिनल प्रोडक्ट है फिक्स फैक्टर पे जब हम वेरिएबल फैक्टर को अप्लाई करते हैं और आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट सेम रहती है या एक ही प्रपोर्शन से इंक्रीज़ होती है, तो उस पर हम लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न को अप्लाई करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू मार्शल, इफ़ द एक्शंस ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स आर बैलेंस्ड, वी हैव द लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। यानी जहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न्स और डिमिनिशिंग रिटर्न्स दोनों बैलेंस्ड हो जाते हैं, तो दरमियान में जो स्टेज बनती है उसको हम लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न का नाम देते हैं अकॉर्डिंग टू मार्शल। एंड अकॉर्डिंग टू स्टिगलर क्या कहता है? द लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न स्टेट दैट when all the productive services are increased in a given proportion, the product is increased in the same proportion. यानी जो आप लगा रहे हैं, इनपुट लगा रहे हैं, उससे जो आपको आउटपुट मिल रही है वो सेम प्रोपोर्शन से मिल रही है। यानी जितना आप इनपुट लगा रहे हैं उतनी ही आपको आउटपुट मिल रही है, तो वो किस लॉ पे अप्लाई हो रही होती है? लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। अब हम इसकी कुछ अजम्पशन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, सम फैक्टर्स लेबर एंड कैपिटल आर अज्यूम टू बी वेरिएबल। यानी जो लेबर एंड कैपिटल हैं उसमें आप इजाफा या कमी कर सकते हैं। और देयर इज़ नो इंक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। यानी जो रॉ मटेरियल आप ख़रीद रहे हैं, जो परचेज़ कर रहे हैं, उसकी मार्केट में प्राइस चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी ना इंक्रीज़ होनी चाहिए ना डिक्रीज़ होनी चाहिए इस लॉ को अप्लाई करने के लिए। देयर इज़ नो चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। यानी फैक्टर प्रोडक्शन की प्राइसेस भी चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी लेबर कैपिटल जो है उनकी प्राइसेस में तब्दीली भी नहीं आनी चाहिए। द सप्लाई ऑफ वेरियस फैक्टर फॉर एन इंडस्ट्री शुड बी परफेक्टली इलास्टिक। यानी आप इसमें जो फैक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लेबर एंड कैपिटल को इस्तेमाल किया जा रहा है, परफेक्टली इलास्टिक होने चाहिए। यानी इसका मतलब है
कि अगर एक मज़दूर छोड़ के जा रहा है तो उसकी जगह जो दूसरा मज़दूर आप लगाएंगे वो भी आपको उतनी ही प्रोडक्शन देगा जितना पहले वाला दे रहा था। इसलिए इसमें ये भी फ़र्ज़ किया गया है कि जो नंबर ऑफ़ इनपुट्स हैं वो क्या हैं, वो परफेक्टली इलास्टिक होनी चाहिए। ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इक्वली एफिशिएंट, यानी वो एफिशिएंट, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, उनमें काम करने की जो सलाहियत होगी वो सेम होगी। तो उस सूरत में क्या होगा, हम उस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न को। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। द लॉ कांस्टेंट रिटर्न्स कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टेबल। ये जो टेबल है, इस टेबल में आप देखें कि हमने 3 कॉलम लिए हैं। फर्स्ट कॉलम में हमने इनपुट्स को लिया है, यानी लेबर एंड कैपिटल को लिया है। सेकंड कॉलम में हमने टोटल प्रोडक्शन को लिया है और थर्ड कॉलम में हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्शन है। तो अगर आप देखें जब हम नंबर ऑफ़ वेरिएबल फैक्टर को अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज़ हो रही है। जैसे आप 1 से 2 पे आते हैं, यानी जब आप वेरिएबल फैक्टर में इजाफा कर रहे हैं तो आपकी जो टोटल प्रोडक्शन है वो 5 से 10 हो रही है। अगर 2 से 3 हो रही है तो प्रोडक्शन आपकी 10 से 15 हो रही है। तो अगर हम यहाँ देखें जो टोटल प्रोडक्शन है, इसमें जो इंक्रीज़ हो रहा है या इसमें जो इजाफा हो रहा है या इसमें जो तब्दीली आ रही है वो सेम प्रोपोर्शन से आ रही है। तो यानी जैसे जैसे हम नंबर ऑफ़ फैक्टर्स को अप्लाई करते जाएंगे तो हमारी जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगी सेम रेशो से। तो उस सूरत में जो मार्जिनल प्रोडक्ट होगी वो हर पॉइंट पे इक्वल आएगी। फॉर एग्जांपल देखें 5 सेम आ जाएगा, 10 में से 5 जाएंगे 5, 15 में से 10 जाएंगे 5, यानी हर पॉइंट पे जो है मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो सेम आएगी। और जब हम ये कहा कि जब मार्जिनल प्रोडक्ट हर वेरिएबल फैक्टर पे सेम रहती है तो उस पर कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा होगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न अप्लाई हो रहा होगा। यानी टेबल रिवील्स दैट प्रोडक्शन इंक्रीज इन द सेम रेशो in which the factor of production are increased. When the factor of production are doubled, production is double from 5 meter to 10 meter. Likewise increase 10, 15, 20, 25. यानी क्या हो रहा है, एक ही प्रोपोर्शन से इंक्रीज हो रही है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। तो अगर ये एक ही प्रोपोर्शन से हो रही है तो उस सूरत में जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट होगी वो एक ही रेशो से इंक्रीज होगी। इसी तरह अगर हम इसको एक डायग्राम के ज़रिए प्लॉट करें तो इस डायग्राम में देखिए हमारे पास 2 एक्सिस हैं। एक वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, मार्जिनल प्रोडक्शन को लिया है, और एक्स एक्सिस पे हमने किसको लिया है, यूनिट्स ऑफ फैक्टर्स को लिया है, जो ये जाहिर कर रहे हैं कि जैसे जैसे आप यूनिट्स ऑफ फैक्टर्स को बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज़ करते जाएंगे, आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्ट होगी वो सेम रहेगी। तो यानी 1 पे 5 है तो 2 पे भी 5 है, 3 पे भी 5 है, 4 पे भी 5 है, 5 पे भी 5 है। इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक कर्व हासिल होता है जो कि CR है। ये जो CR है ये किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है, ये कांस्टेंट रिटर्न को ज़ाहिर कर रहा है। यानी यहाँ पे जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व है, वो पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस है। अगर मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस हो, जैसे कि ये CR से ज़ाहिर है, तो ये किस चीज़ को ज़ाहिर करेगा कि यहाँ पे जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो एक ही रेशो से इंक्रीज़ हो रही है, और यहाँ पे हम लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न को अप्लाई करते हैं। तो इसमें यानी देखें कि मार्जिनल प्रोडक्शन आर रिप्रेजेंट अलॉन्ग OX एंड OY एक्सिस पे हमने रिप्रेजेंट किया है किस चीज़ को, यूनिट्स ऑफ फैक्टर को। तो यानी इसमें जो हमारा कर्व है वो पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस है। अगर हमारा कर्व पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस हो तो किस चीज़ को ज़ाहिर करेगा, कांस्टेंट रिटर्न को ज़ाहिर करेगा। अब हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट। देखें जहाँ पे रिटर्न्स होते हैं वहाँ पे कॉस्ट भी होती है, यानी जहाँ आपको वसूलियाँ मिलती हैं वहाँ अखराजात भी होंगे। यानी जहाँ प्रोडक्शन होती है, जहाँ यानी आउटपुट हासिल होती है, वहाँ पे इनपुट भी होती है। इनपुट एक्चुअल आपकी कॉस्ट है, यानी आप जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो आपकी कॉस्ट ही होती है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट, देखें नाम से ज़ाहिर है कांस्टेंट, कि जो चेंज नहीं हो रही, इसलिए जहाँ लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट अप्लाई जहाँ लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न अप्लाई होगा उसके पीछे जो है दूसरा लॉ कौन सा होगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट।
अब हमने कहा कि जो कांस्टेंट रिटर्न है कि जब हम फिक्स फैक्टर पे वेरिएबल फैक्टर को अप्लाई करते हैं और हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो सेम रहती है या एक ही प्रोपोर्शन से इंक्रीज होती है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न अप्लाई हो रहा है। तो जहाँ पे सेम प्रोपोर्शन से मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होगी तो उसी रेशो से ही कॉस्ट में इजाफा होगा या उसमें तब्दीली आएगी। तो यानी जहाँ पे सेम हमें मार्जिनल प्रोडक्ट होगी वहीं पे सेम मार्जिनल कॉस्ट होगी, या अगर सेम हमारी एवरेज होगी तो वहाँ पे हमारी जो सेम ही एवरेज कॉस्ट आएगी। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट में क्या होता है कि जब हम फिक्स फैक्टर पे वेरिएबल फैक्टर को अप्लाई करते हैं और आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, यानी उसमें जो चेंज है सेम प्रोपोर्शन से हो, तो हम कहते हैं उस पर लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट अप्लाई हो रहा है। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स कैन आल्सो बी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ कॉस्ट। According to it, average and marginal cost of production remain constant as a result of additional application of the variable factor along with the fixed factor of production। यानी जब हम फिक्स फैक्टर पे वेरिएबल फैक्टर को अप्लाई करते हैं तो हमारी जो एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट है वो सेम रहेगी। क्यों सेम रहती है? क्योंकि यहाँ हम लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न को अप्लाई करते हैं। कांस्टेंट रिटर्न क्या होता है कि जिसमें मार्जिनल प्रोडक्ट सेम रेशो से इंक्रीज होती है या एक ही कांस्टेंट रहती है, तो उस सूरत में हम कौन सा लॉ अप्लाई कर देते हैं? लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट। इट मीन्स वेदर प्रोडक्शन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, नो चेंज अकर इन एवरेज कॉस्ट। द लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट कैन बी एलेबोरेटेड विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। यानी अब हम इसको जो कांस्टेंट कॉस्ट है इसको टेबल और डायग्राम से एलेबोरेट करते हैं। तो यानी क्या था लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट? क्या है कि जब आपकी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट हो, यानी उसमें कोई चेंज ना आए, आप फिक्स फैक्टर पे जब वेरिएबल फैक्टर को अप्लाई करते जाएं और कॉस्ट में कोई चेंज ना आए तो या सेम प्रोपोर्शन से चेंज आए, तो उस सूरत में हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट अप्लाई कर रहे होते हैं। अब इस टेबल में देखें आप, इस टेबल में हमने 4 कॉलम लिए हैं। पहले कॉलम में हमने लिया है यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल, यानी ये हमारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं। दूसरे कॉलम में हमने लिया टोटल कॉस्ट, थर्ड कॉलम में हमने लिया टोटल प्रोडक्शन और फोर्थ कॉलम में हमने लिया एवरेज कॉस्ट। हम ये कह रहे हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट का रिटर्न्स क्या है कि जब आप नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर को अप्लाई करते जाएं और टोटल प्रोडक्शन में सेम प्रोपोर्शन से इजाफा हो, तो उस सूरत में हम कहते हैं कि यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न अप्लाई हो रहा है। हमने ये कहा है कि जब लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न होता है तो वहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट भी होगी। तो जिस प्रोपोर्शन से हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी उसी प्रोपोर्शन से हमारी कॉस्ट में इजाफा होगा। और यहाँ हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है वो 5 रुपीज़ है, तो जो 5 रुपीज़ होगा उसको हम टोटल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे ये 5 है तो हमने फ़र्ज़ किया एक मज़दूर को जो हम पैसे दे रहे हैं वो 5 रुपये दे रहे हैं, तो इस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा। फोर्थ यूनिट पे यानी 20 प्रोडक्शन है तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगी। तो 25 को 5 से करेंगे तो ये 125 आ जाएगी। यानी एक ही प्रोपोर्शन से हमारी जो है क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट भी आ जाएगी। अब एवरेज कॉस्ट कैसे निकालनी है? एवरेज कॉस्ट जो है, जो हमारी टोटल कॉस्ट है उसको टोटल प्रोडक्शन से डिवाइड कर देंगे, यानी 25 डिवाइडेड बाय 5 ये आ जाएगा 5। 50 डिवाइडेड बाय 10 ये 5 आ जाएगा। 75 डिवाइडेड बाय 15 ये 5 आ जाएगा। 100 डिवाइडेड बाय 20 5 आ जाएगा। 125 डिवाइडेड बाय 25 ये 5 आ जाएगा। यानी हर पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट क्या रहेगी? सेम रहेगी। जब हर पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट सेम होगी तो हम क्या कहेंगे? इस पे कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है? लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट। यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट क्या था
हमने कहा कि जब वेरिएबल फैक्टर को अप्लाई करते हैं और टोटल जो कॉस्ट है उसमें और टोटल कॉस्ट में जो इंक्रीज़ है वो सेम प्रोपोर्शन से हो, तो उस सूरत में जो हमारी एवरेज कॉस्ट होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो उस पर हम कौन से लॉ को अप्लाई कर रहे होंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट। इस डायग्राम में देखें, इस डायग्राम के एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, यूनिट्स ऑफ फैक्टर्स को लिया है, और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, वाई एक्सिस पे हमने एवरेज कॉस्ट को लिया है, एसी को लिया है। एवरेज कॉस्ट को यानी एसी से डिनोट करते हैं हम, क्योंकि हर पॉइंट पे 5 है, तो इस 5 पॉइंट पे आप देखें, ये 1 पे, ये 1 और ये 5, यानी 1 और 5 पे हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा, 2 पे भी 5 है, 3 पे भी 5 है, 4 पे भी और 5 पे भी। अब अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं जहाँ पे कॉस्ट को हमने यूनिट्स ऑफ फैक्टर से लिया है, इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करें तो हमारे पास ये सी आर कर्व हासिल होता है। ये जो सी आर कर्व है स्ट्रेट है, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस है। अगर सी आर यानी जो एवरेज कॉस्ट कर्व है अगर पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस आ जाए तो वो किस चीज़ को ज़ाहिर करता है, वो कांस्टेंट कॉस्ट को ज़ाहिर करेगा। यानी कांस्टेंट कॉस्ट कब होगी, जब टोटल कॉस्ट में सेम प्रोपोर्शन से इजाफा हो और एवरेज कॉस्ट सेम रहे, तो उस सूरत में हमारा कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट क्या होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट में हमने ये डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू डायग्राम कि जो एवरेज कॉस्ट है वो हर पॉइंट पे सेम रहेगी, तो उस सूरत में जो हमारा कर्व होगा वो पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस हो जाएगा। अगर कर्व पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस है, कॉस्ट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गई है, तो उस सूरत में हम यहाँ कहते हैं कि यहाँ जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट अप्लाई हो रहा होता है। इस टेबल में भी हमने यानी इसी बात को फ़र्ज़ किया, और यहाँ देखें हमने जो रुपीज़ फ़र्ज़ किए हैं वो 5 हैं। इस 5 को जब हम पहले हमने डिस्कस किया है तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट निकलती आएगी। अब इसकी एप्लीकेशन, इस लॉ की एप्लीकेशन यानी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों पे होती है, यानी उन सनत पे होती है जो एग्रीकल्चर पे भी डिपेंड करती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऊन है, ऊन हमें कहाँ से हासिल होती है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर से हासिल होती है, और उस ऊन से हम ब्लैंकेट वगैरह बनाते हैं, वो इंडस्ट्री हो जाएगी। तो यानी इस लॉ की जो एप्लीकेशन है वो किन इंडस्ट्री होती है, जो एग्रीकल्चर पे भी डिपेंड करती हैं। फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, दिस लॉ इज़ एप्लीकेबल इन दो सेक्टर्स वेयर ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स प्ले देयर रोल। फॉर एग्जाम्पल इन इंडस्ट्री मेकिंग ब्लैंकेट, प्योर नेचुरल वूल इज़ यूज्ड वाइल ब्लैंकेट आर प्रीपेड इन द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स। इसी तरह सच फैक्टर वेयर economies of human and natural factors are presented which count balance each other and productivity is provided with the constant rate. इसी तरह this law is more applicable in such sectors where labor's role is greater than other factors of production. The law of constant return operates by increasing the units of labor force. तो जो यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स या लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट है, इसको हम ज़्यादातर उन सेक्टर पे अप्लाई करते हैं, उन सेक्टर्स पे अप्लाई होगा जहाँ पे एग्रीकल्चर और ह्यूमन जो है दोनों फैक्टर जो है इन्वॉल्व होंगे। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।